नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और उदय स्टडी क्लासेज में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ कक्षा 5 के लिए इम्पोर्टेंट आपका पर्यावरण अध्ययन का पेपर, जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये पेपर वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये नमूना प्रश्न पत्र हैं जो कि बोर्ड ने जारी किया है और बिल्कुल यही पैटर्न आपके बोर्ड की एग्ज़ाम में भी रहने वाला है, यानी ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आएगा। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को पूरा का पूरा आप ज़रूर देखिएगा। मैं सारे प्रश्नों को समझाने की कोशिश करूँगा और आपको अच्छे से याद करवाने की कोशिश करूँगा। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अगला कौन से विषय का पेपर चाहिए वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। सबसे पहले देखिए विद्यार्थियों, आपका समय है वो 2.5 घंटे का रहेगा और पूर्णांक यानी जो आपका पेपर आएगा वो 80 नंबर का आएगा। यानी 80 में से आपको बेस्ट स्कोर करना है, यानी अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं। विद्यार्थियों, अपना नाम और अपने स्कूल का नाम वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं। चलिए, पहला प्रश्न, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि पत्थर चट्टा के किस भाग से अंकुरण निकल रहा है। यानी नीचे जो चित्र दे रखा है इसको देखना है आपको, फिर उसके बाद में आपको बताना है कि जो पत्थर चट्टा का जो पौधा होता है उसका अंकुरण कहाँ से हो रहा है। अंकुरण का मतलब वो है पौधों का उगना, कहाँ से ये पौधा उग रहा है, क्या पत्ती से उग रहा है, तने से, फल से या जड़ से। तो विद्यार्थियों, आप चित्र देख के तो बता सकते हैं ना कि पौधा कहाँ से उग रहा है। देखिए, ये पत्ते से उग रहा है ना, ये पत्ता है और पत्ते से ही ये पौधा उग रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, पत्ती से उग रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसा कौन सा पौधा है जो कि पत्ती के द्वारा उगता है, तो वो है पत्थर सटा। कौन सा विद्यार्थियों? पत्थर सटा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 कि नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए ये दृश्य है। यानी आपको नीचे जो चित्र दे रखा है इसको देखना है और इसके बाद में बताना है कि ये चित्र किसका है। तो चलिए अपन चित्र को देखते हैं फिर बताते हैं। तो यहाँ पे चित्र को देखिए, पहले एक यहाँ पे कार खड़ी है, चारों तरफ पानी है, इसका मतलब ये बाढ़ का चित्र होगा। तो यहाँ पे देखिए, आगजनी का, बांध का, जल भराव क्षेत्र का, सूखे का या फिर भूकंप का। तो विद्यार्थियों, ये चित्र है, ये बांध जल भराव क्षेत्र का है, यानी बाढ़ आई है। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3, दिए गए जलीय जंतु और पौधों के चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी ये आपको जलीय जंतु और पौधों को देखना है। तो यहाँ पे देखिए, ये मछली का चित्र है, फिर उसके बाद में यहाँ पे देखिए मगरमच्छ का चित्र है, यहाँ पे ये कछुए का चित्र है और ये है जलकुंभी का चित्र है। मछली है पानी में रहती है, मगरमच्छ बाहर यानी खुले में भी रहता है और पानी में भी रहता है। उसी प्रकार से कछुआ भी पानी में भी रहता है और बाहर भी रहता है। तो इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न देखिए, ऊपर दिए गए चित्र में कौन कौन से जंतु दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जंतु की बात कर रहे हैं, तो जंतु 3 अपन को दिख रहे हैं, एक तो मछली, मगरमच्छ और कछुआ। तो यहाँ पे 3 जंतुओं के नाम आपको लिखने हैं। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न देखिए, ऊपर दिए गए चित्र में कौन कौन से जंतु केवल पानी के अंदर ही रहते हैं। तो इनमें से देखिए कौन से जंतु हैं जो कि पानी में अंदर रहते हैं, तो वो केवल और केवल मछली हैं। बाकी मगरमच्छ और कछुआ ये दोनों ही बाहर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। तो इसमें आपका मछली एक ही बताना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में देखिए, मछली की कोई एक विशेषता लिखिए जिसके कारण वह तैर पाती हैं। तो मछली की कोई एक विशेषता बतानी है। तो मछली है वो जल के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको अपने श्वास के लिए खींचती है और अपने जो गलफड़े होते हैं वहाँ से श्वास को लेती हैं और छोटे छोटे पंख होते हैं उसके माध्यम से ये तैरती है। तो इसकी एक विशेषता आपको बतानी है। चौथा प्रश्न देखिए, दिए गए राजस्थान के मानचित्र में चूरू जिलों के 3 पड़ोसी जिलों के नाम बताइए। तो ये राजस्थान का मैप है, इसमें से आपको चूरू जिले के 3 पड़ोसी जिलों के नाम बताने हैं। तो सबसे पहले देखिए, चूरू जिला कहाँ है। तो विद्यार्थियों, चूरू जिला यहाँ पे आप देखिए, ये आसमानी कलर में है। तो इसके 3 पड़ोसी जिले बताने हैं। चूरू का एक तो पड़ोसी है गंगानगर, एक हनुमानगढ़, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, नागौर। इनमें से कोई 3 लिखना है। तो आप हनुमानगढ़ लिख दीजिए यहाँ पे, फिर उसके बाद में आप झुंझुनू लिख दीजिए और एक सीकर लिख दीजिए। तो ये 3 पड़ोसी जिले के नाम आपको बताने हैं। नीचे यहाँ पे खाली जगह भी दे रखी हैं। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, जीजाबाई के जीवन से
आप कौन कौन सी 3 सीख लेना चाहते हैं? तो जीजाबाई कौन थी विद्यार्थियों? जीजाबाई थी शिवाजी की माताजी, जो कि मराठा राजा थे शिवाजी, उनकी माताजी थी जीजाबाई। उनके जीवन से 3 सीख बतानी है आपको। तो साहस रखना, बलिदानी होना और देश के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर देना। ये 3 सीख हैं आप शिवाजी से ले सकते हैं। प्रश्न संख्या 6, इसमें आपके 2 प्रश्न रहेंगे छठे प्रश्न में। तो पहला है कि इग्लू किसे कहते हैं? तो बर्फीले क्षेत्र में बर्फ के जो घर होते हैं उसे इग्लू कहा जाता है। या फिर आप बता सकते हैं कि बर्फीला क्षेत्र जहाँ पे बर्फ अधिक पड़ता है और उन बर्फों के बीच में बर्फ के ही घर बनाए जाते हैं, उसे इग्लू कहा जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए, बाढ़ से लोगों को होने वाले 2 नुकसान को बताइए। तो बाढ़ से लोगों को क्या-क्या नुकसान होता है? लोगों का घर है वो तबाह हो जाता है, लोगों की खेती तबाह हो जाती है और लोगों के पशु मवेशी हैं वो भी बाढ़ के कारण मर जाते हैं। तो कोई 2 नुकसान आपको बताने हैं और चारों तरफ है वो गंदगी फैल जाती है और साथ ही बीमारी है वो भी ज़्यादा फैल जाती है, यानी नई-नई बीमारियाँ आ जाती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, संयुक्त परिवार विषय पर आयोजित भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभागी के रूप में संयुक्त परिवार की पक्ष में 3 वाक्य हैं वो लिखने हैं। यानी संयुक्त परिवार के ऊपर कोई भाषण हो रहा है, तो उस भाषण में आपको संयुक्त परिवार के ऊपर 3 उनके पक्ष में वाक्य लिखना है, यानी 3 लाइनें लिखनी है। संयुक्त परिवार क्या होता है विद्यार्थियों, आपको पता ही है ना कि ऐसा परिवार जिसमें सदस्य अधिक हो और परिवार बड़ा हो, जिसमें दादा-दादी से लेके उनके बच्चे, उनके पोते वगैरह सारे साथ में रहते हो, तो वो संयुक्त परिवार होता है। तो उनकी 3 पक्ष में बातें बतानी हैं। तो संयुक्त परिवार है, इसमें सारे काम मिल-जुल के करते हैं। संयुक्त परिवार में बच्चों का लालन-पोषण अच्छे से होता है और संयुक्त परिवार में अ, सभी लोग हैं वो सहयोग करते हैं। तो इस तरह से आप 3 इनके पक्ष में वाक्य लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8, कृमि रोग से बचाव के लिए क्या करेंगे? बिना हाथ धोए खाना खाएँगे, बिना धुले हुए फल सब्जियों को खाना चाहिए, स्वच्छ शौचालय का उपयोग करेंगे या फिर अशुद्ध जल यानी अशुद्ध पानी है वो पिएँगे। तो विद्यार्थियों कृमि रोग क्या होता है कि कुछ छोटे-छोटे जीव-जंतु कीड़े होते हैं, वो अपने पैरों से चिपक के, हाथों से चिपक के और गंदगी के माध्यम से अपने शरीर में चले जाते हैं और वही कीड़े हैं अंदर जाके अपने पेट के अंदर नुकसान पहुँचाते हैं और उससे अपन को दस्त लगना या फिर उल्टी होना, पेट में दर्द होना, ये सारा है लक्षण अपने अंदर हो जाते हैं। तो कृमि संक्रमण के बचाव के लिए आप क्या करेंगे? स्वच्छ शौचालय का उपयोग करेंगे, यानी जो बाथरूम है वो एकदम साफ होगा और साफ बाथरूम का आप उपयोग करेंगे और जब भी आप शौचालय में जाएंगे तो चप्पल वगैरह पहन के रखेंगे तो कृमि से नियंत्रण पा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आएंगे विद्यार्थियों, ये इजी प्रश्न है, कोई भारी नहीं है, थोड़ा सा आपको बस दिमाग का लगाना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए प्रश्न क्या है, कोष्टक में दिए गए खेलों को छांटकर इंडोर खेल और आउटडोर खेल तालिका में लिखिए। यानी बिल्कुल ईजी है। यहाँ पे देखिए ये खेल दे रखे हैं, इनमें से आउटडोर खेल कौन से हैं और इंडोर खेल कौन से हैं। विद्यार्थियों मैंने पहले भी जब पेपर बनाया था तब भी आपको समझाया था और जो मेरे स्कूल के विद्यार्थी हैं उनको पता होगा, इंडोर और आउटडोर खेल दोनों को ही मैंने बड़े विस्तार से आपको याद करवा रखा है। इंडोर खेल वे खेल होते हैं जो कि बंद कमरे में खेले जाते हैं, वो इंडोर खेल कहलाते हैं और आउटडोर खेल वे होते हैं जो कि खुले मैदान में खेले जाते हैं, उन्हें आउटडोर खेल कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए हॉकी, हॉकी कमरे के अंदर थोड़ी खेली जाती है विद्यार्थियों, ये बाहर खेली जाती हैं, यानी खुले मैदान में खेली जाती हैं। तो यहाँ पे हॉकी आ जाएगा आउटडोर में, ठीक है ना? हॉकी आ जाएगा। फिर उसके बाद में देखिए टेबल टेनिस। टेबल टेनिस क्या खेल होता है विद्यार्थियों? बिल्कुल ऐसा-ऐसा टेबल होता है और उसके ऊपर एक नेट छोटी-सी जाली लगी हुई होती है और दोनों साइड से इसके ऊपर खेला जाता है, यानी टेबल के ऊपर। तो ये टेबल के ऊपर तो कमरे के अंदर ही खेला जाता है, तो ये टेबल टेनिस है, ये आपका इंडोर हो जाएगा। तो इसमें आप लिख दीजिए टेबल टेनिस, ठीक है ना? फिर उसके बाद में बैडमिंटन है, ये आपका कैसा रहेगा, इंडोर या फिर आउटडोर? और कबड्डी है, ये भी आपका क्या है, आउटडोर है। तो यहाँ पे कबड्डी आउटडोर हो जाएगा और बैडमिंटन है, ये आपका ये भी आपका इंडोर हो जाएगा। इस तरह से आप इन खेलों को अलग-अलग छाँट सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वृक्षों को संरक्षित करने के लिए क्या-क्या किया जाना
चाहिए। सुरक्षित का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, वृक्षों को बचाने के लिए अपन क्या क्या करेंगे, तो वृक्षों को काटेंगे नहीं, अधिक से अधिक वृक्षों को लगाएंगे। वृक्षों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे कि भाई इनसे अपन को ऑक्सीजन मिलती है और पेड़ पौधों से अपन को छाया मिलती है और इनसे शुद्ध हवा मिलती है और पेड़ पौधे हैं वो बारिश कराने में सहायक है। ऐसे करके लोगों को अपन जागरूक करेंगे तो बिल्कुल अपन पेड़ पौधों को सुरक्षित कर सकते हैं। और अपन जो पशु चारण है वगैरह है, यानी पशुओं को चराते हैं जंगलों में, वो भी नहीं करेंगे। जंगलों से लकड़ियों को ज़्यादा नहीं काटेंगे, पेड़ पौधों को ज़्यादा नहीं काटेंगे। ये सारा आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए 10वां, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी आगे वाले जो प्रश्न हैं इनके उत्तर आपको लिखने हैं। इसमें पहला देखिए, एक थैली में रखे कागज के टुकड़े, सिक्का, चाबी और घास के तिनके को नीचे दी गई तालिका में प्लेट अ और प्लेट ब में वर्गीकृत कीजिए। यानी एक थैली है, उसके अंदर कागज के टुकड़े रखे हुए हैं, कुछ सिक्के रखे हुए हैं और चाबी रखी हुई है और घास के तिनके भी रखे हुए हैं। तो इनको आपको अलग अलग तालिका में भरना है। तालिका अ है, इसमें पानी में तैरने वाली वस्तुओं को भरना है और तालिका ब है, उसके अंदर डूबने वाली वस्तुओं को भरना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले तैरने वाली वस्तु कौन सी होगी, कागज के टुकड़े। तो विद्यार्थियों कागज के टुकड़े हैं, ये तैरते हैं, तो इस वाले में आप भरोगे कागज के टुकड़े। दूसरी अपने जो वस्तु थी वो थी सिक्का। तो विद्यार्थियों सिक्का है, जैसे ही पानी के अंदर अपन डालते हैं तो वो डूब जाता है, तो डूबने वाले इसमें लिखेंगे आप सिक्का, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगला है साबी। तो साबी भी कभी तैरती नहीं है, तो वो भी डूबने वाली है, तो सिक्का और साबी है ये डूबने वाले में आ जाएंगे। और घास के तिनके हैं वो तैरते हैं, तो वो इसमें आ जाएगा। इस तरह से खाली जगह भरना, यानी बिल्कुल इजी पेपर इस बार आपके आने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दी गई सारणी की मदद से रोगों को उनके लक्षण से मिलान कीजिए। यानी यहाँ पे सारणी दे रखी है और एक साइड में रोगों के लक्षण दे रखे हैं, तो इनको क्या करना है, मिलान करना है। पीलिया रोग किसके कारण होता है, अतिसार होता है जब क्या होता है, कृमि रोग के समय क्या होता है और पोलियो के समय क्या होता है, तो इनका मिलान करना है। देखिए सबसे पहले देखिए पीलिया रोग, तो पीलिया रोग है वो किससे मिलान होगा, भूख कम लगना और चेहरे पर पीलापन होना, पेट में दर्द होना, ये किस रोग का लक्षण है। फिर उसके बाद में देखिए दिन में 4-5 बार या फिर ज़्यादा दस्त होना, पेट में मरोड़े आना और जीभ और होठों का सूखना और पेशाब का कम आना, ये है आपका कृमि रोग, ठीक है ना, ये कृमि रोग के लक्षण हैं। उसी प्रकार से बुखार रहना, सिर दर्द होना, जुकाम, उल्टियाँ, हाथ पैर में अकड़न के बाद पैरों में लकवा होना, ये आपके पोलियो रोग के लक्षण हैं। अतिसार में देखिए सफ़ेद रंग की दस्त, पेशाब का पीला आना, आँखों और नाखून का पीला होना, उल्टियाँ होना, ये पीलिया रोग के लक्षण है। और पहला है भूख कम लगना और चेहरे का पीलापन होना, पेट में दर्द होना, अतिसार रोग के लक्षण है। तो इस तरह से आपको ये मिलान करना है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11, पशुपालन को व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए किन किन पशुओं को पाला जाए और उन पर आधारित कौन कौन से व्यवसाय करने की सलाह देंगे, संक्षिप्त में लिखिए। प्रश्न क्या है कि पशुओं के व्यवसाय के संबंध में आप किन किन पशुओं को पालेंगे। घोड़े को पाल सकते हैं, ठीक है ना, और भेड़ को पाल सकते हैं, बकरी को पाल सकते हैं, ऊँट को पाल सकते हैं। तो इस तरह से आप पशुओं के नाम लिख सकते हैं और इनके बारे में थोड़ा-सा बड़ा करके लिखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, रात के अंधेरे में बिना किसी वस्तु से टकराए आसानी से कौन उड़ सकता है? रात के समय में ध्यान रखना है। कबूतर, तोता, गौरैया, चमगादड़। तो विद्यार्थियों ईजी प्रश्न है। रात के समय में अंधेरे में बिना किसी वस्तु से टकराए चमगादड़ उड़ता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। चमगादड़ कैसे उड़ता है आपने अच्छे से याद कर लिया होगा। चमगादड़ जब रात के समय में उड़ता है तो ये उच्च तीव्रता वाली ध्वनि निकालता है। क्या निकालता है विद्यार्थियों? उच्च तीव्रता वाली, यानी बहुत तेज आवाज़ वाली ध्वनि निकालता है। और वो ध्वनि है वो सामने किसी वस्तु से टकराकर अगर वापस आती है तो इस चमगादड़ को पता लग जाता है कि आगे कोई वस्तु है, यानी आगे कोई खतरा है, और वो अपना रास्ता मोड़ देती है। अगर ध्वनि सामने से टकरा के वापस नहीं आती है तो चमगादड़ को लगता है कि आगे कोई भी चीज़ या फिर वस्तु नहीं है, तो वो आगे उड़ती जाती हैं, तो चमगादड़ होती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, पेट्रोलियम को रिफाइनरी में शुद्धिकरण करके कौन कौन से पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, किन्हीं 3 पदार्थों के नाम बताइए। तो विद्यार्थियों पेट्रोलियम को रिफाइनरी में शुद्धिकरण करके कौन कौन से पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं,
तो पेट्रोलियम है, यानी जो तेल है, इसको ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। तो विद्यार्थियों इनके अंदर कई सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। जब इसको रिफाइनरी यानी फैक्ट्री में भेजा जाता है और इसका शुद्धिकरण यानी इसको साफ़ किया जाता है, तो इनसे कई सारे पदार्थ अलग-अलग बनते हैं। इसमें डामर बनता है, ठीक है ना? डामर बनता है, इन्हीं पेट्रोलियम से बनता है। इससे ऑयल बनता है, ठीक है ना? ऑयल बनता है और इनसे क्या बनता है? मोम बनती है, यानी मोम भी इन्हीं से बनती है। और इनसे और क्या बनता है? जैसे कि पेट्रोल बनता है, डीज़ल बनता है, ठीक है ना? ये सारे के सारे अलग-अलग पृथक-पृथक पदार्थ बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, हम भूख लगने पर भोजन करते हैं। भोजन के पचने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो हमें भूख लगती है तभी अपन भोजन करते हैं और इसकी पचने की जो प्रक्रिया है इनके बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न है, अचार जल्दी खराब क्यों नहीं होता है? लिखिए, अचार है वो जल्दी खराब क्यों नहीं होता है? क्योंकि अचार है उसको तेल के अंदर पकाया जाता है और तेल से जो पकाई गई वस्तु अगर उसके अंदर अपन पानी नहीं डालें और डिब्बे के अंदर यानी बढ़िया सा डिब्बे के अंदर पैक रखें, तो वो चीज़ जल्दी खराब नहीं होती है। तो अचार सूखा बनाया जाता है और तेल के अंदर बनाया जाता है, इस कारण से वो जल्दी खराब नहीं होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, वर्षा जल को संग्रहित करके बताइए कि उनका उपयोग किन-किन रूप में कर सकते हैं? वर्षा जल को संग्रहित करने की प्रक्रिया को चित्र बनाकर बताइए। यानी रूप टोक जल संरक्षण। विद्यार्थियों मैंने जो मेरे विद्यालय के विद्यार्थी है उनको मैंने ये चित्र बना के बताया था, वर्षा जल को किस तरह से संग्रहित किया जाता है। इस तरह से मैंने झोपड़ी बनाई थी और यहाँ पे है बादल बनाया था। जब बादल का पानी बरसता है तो इन जो मकान है इनके छत के ऊपर गिरता है और इस छत का पानी यहाँ पे एक इस तरह से एक पाइप लगा दिया जाता है, इस पाइप के ऊपर गिरता है और यहाँ से एक पाइप और लगा देते हैं। इस पाइप से ये ज़मीन की तरफ जाता है और यहाँ पे फ़िल्टर लगा होता है, यहाँ से पानी साफ़ होता है और साफ़ होने के बाद में आगे एक टाँका बना हुआ होता है, यानी होद बनी हुई होती है, वहाँ जाके ये पानी इकट्ठा होता है। तो इनके जो क्या-क्या हुआ पानी, पहली बात है कि बादल से पानी बरस रहा है, बरसने के बाद में दूसरा पॉइंट लिखो, पानी बरसा हुआ भवन की या फिर मकान की छत के ऊपर गिर रहा है। फिर उसके बाद में छत का पानी है वो पाइप के माध्यम से आगे जा रहा है। आगे जाने के बाद में फ़िल्टर हो रहा है। फ़िल्टर होने के बाद में एक टाँके के अंदर उसको इकट्ठा किया जा रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के लिए उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। इसमें देखिए 16वां प्रश्न, भोजन को व्यर्थ व बर्बाद नहीं करने के लिए आप क्या करेंगे? तो भोजन को व्यर्थ व बर्बाद नहीं करने के लिए आप क्यों, कितने, क्या, कब? तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्या आएगा, ठीक है ना? भोजन को व्यर्थ बर्बाद नहीं करने के लिए आप क्या करेंगे? यानी यहाँ पे प्रश्न निर्माण पूछ रहा है। तो ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर। अगला देखिए, शहर में बहुमंजिला मकान खाली जगह बनाए जाते हैं। तो शहर में बहुमंजिला मकान क्यों बनाए जाते हैं? कितने बनाए जाते हैं? क्या बनाए जाते हैं? कब बनाए जाते हैं? तो यहाँ पे सही क्या होगा? क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है ना? तो क्यों बनाए जाते हैं, यहाँ पे क्यों आपको भरना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर अ रहेगा सही उत्तर। यानी ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में इस बार आएंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 18, विद्यार्थियों वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन मैं पूरा पेपर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे मैं बड़े बच्चों को पढ़ाता हूँ तब इतना एकदम आराम से नहीं समझाता हूँ, फटाफट पूरा वीडियो पूरा कर देता हूँ और फटाफट समझा देता हूँ। लेकिन आप छोटे बच्चे हो तो आपको आराम से मैं समझा रहा हूँ ताकि अच्छे से याद हो जाए। प्रश्न संख्या 18 देखिए, खेती के तरीके में पुराने समय से अब तक आप परिवर्तनों को जानने के लिए क्या-क्या प्रश्न कर सकते हैं? कोई 3 प्रश्न लिखिए। यानी पुराने समय में खेती कैसे की जाती थी और आज कैसे हो रही है? इसमें जो परिवर्तन हुआ है इनके बारे में 3 प्रश्न आप क्या-क्या पूछ सकते हैं अपने से बड़ों से। तो आप क्या पूछोगे? वैसे मेरे से भी पूछते हैं कई सारे विद्यार्थी, जब भी मैं क्लास में जाता हूँ तो ऐसे प्रश्न वो अक्सर किया करते हैं कि सर पहले खेती कैसे करते थे? पहले ट्रैक्टर नहीं होता था तो उस समय पे कैसे खेती करते थे? पहले जो ये मशीनें नहीं होती थी उस समय पे कैसे खेती करते थे? कितने दिन में जो फसल पकने के बाद में जिसको अपन लाटा बोलते हैं वो लाटा लेते थे? ये सारे प्रश्न हमारे स्कूल में बच्चे पूछते हैं। आप पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ऐसे 3 प्रश्न आप आराम से लिख सकते हैं। आप खूब प्रश्न पूछते हैं, वो 3 प्रश्न बताने हैं, यानी यहाँ पे लिखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, निम्न में से कौन सी लाइट चौराहे पर
देखकर आप रुकेंगे, यानी इनमें से कौन सी लाइट जलेगी और उसको देखकर आप जहाँ कहीं पे भी गाड़ी चला रहे हैं आप रुकेंगे। लाल लाइट को देख के, पीली लाइट को देख के, नीली लाइट को देख के या फिर हरी लाइट को देखकर। तो आप लाल यानी रेड लाइट को देख के रोकेंगे कि भाई आगे रेड लाइट है, इसका मतलब है आगे जाएंगे तो खतरा है, अपन को रुकना है। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा रेड लाइट। और हरी लाइट होती है यानी ग्रीन होती है, तो उस समय पे जाने के लिए इशारा होता है कि आप आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 कि पानी के प्राकृतिक बहाव क्षेत्र में अवरोध आने पर आपदा आएगी। यानी पानी है वो जा रहा है, जाते जाते उस पानी को अपन क्या करते हैं, प्राकृतिक बहाव है यानी वो जा रहा है अपने आप, लेकिन उस नदी को अपन रोक लेंगे। तो रोकने से क्या होगा, रोकने के बाद में पानी में भूकंप आएगा, पानी में आग लगेगी यानी आगजनी होगी, पानी के अंदर तूफान आ जाएगा या फिर उस पानी से बाढ़ आएगी। तो विद्यार्थी सीधी सी बात है, नदी को पानी को रोकेंगे तो क्या आएगी, बाढ़ आएगी। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही उत्तर, बाढ़। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21 नशा करके गाड़ी चलाना जोखिमपूर्ण है, कैसे हैं लिखिए। तो नशा करके गाड़ी चलाने से जोखिमपूर्ण कैसे हैं विद्यार्थियों, नशा करके गाड़ी को चलाते हैं तो एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है और इसमें जान और माल दोनों का ही खतरा बना रहता है। नशे किए हुए व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि आगे गाड़ी कहाँ जा रही है और आगे कौन आ रहा है, इसलिए अपन को नशा करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। इसके अंतर्गत दो प्रश्न हैं। हमारे गली मोहल्ले साफ रहे, इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, कोई तीन बातें लिखिए। तो हमारे गली मोहल्ले साफ रहे, इसके लिए हम गंदगी को इधर उधर नहीं फेंकेंगे और लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करेंगे। और जो कोई अगर कचरा है वो गली मोहल्ले में डाल रहे हैं तो उनको समझाएंगे और घर का जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको कचरेदान में यानी कूड़ादान में डालेंगे। तो इस तरह से तीन आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है इसी में दूसरा कि सेरेब्रल पॉलिसी क्या है और सेरेब्रल पॉलिसी के मरीज किन परिस्थिति से गुजरते हैं। तो विद्यार्थियों सेरेब्रल पॉलिसी क्या है, मेरे विद्यालय के जो विद्यार्थी है उनको मैंने अच्छे से याद करवा रखा है और सभी बच्चों को याद है, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिनको पता नहीं है। सेरेब्रल पॉलिसी है ये एक मस्तिष्क यानी दिमाग की बीमारी है। कैसी है विद्यार्थियों, दिमाग की बीमारी है यानी मस्तिष्क की बीमारी है। इसमें व्यक्ति का शरीर एकदम ठीक होता है लेकिन दिमाग से सारे शरीर के अंग हैं वो कंट्रोल नहीं हो पाते हैं। और अगर मेज़ पे कोई पानी का लोटा पड़ा है, अपन को प्यास लगी है, लेकिन उन पानी के लोटे को अपन खुद उठा के नहीं पी सकते हैं क्योंकि दिमाग है अपने हाथों तक नियंत्रण नहीं पहुंचाता है। ये होता है सेरेब्रल पॉलिसी रोग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 बसेंद्री पाल एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम महिला बनी थी, कैसे समझाइए। विद्यार्थियों ये मैंने मेरे विद्यालय में कल ही पाठ पढ़ाया था बसेंद्री पाल वाला, तो आपको अच्छे से याद होगा। जिनको याद नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बसेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय प्रथम महिला बनी थी। इन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी और मात्र इन्होंने लगभग 48 साल की उम्र में है एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन का पेपर, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने पूरे पेपर को समझाया है, अच्छे से आपने याद कर लिया होगा। अब अपना नाम और अपने विद्यालय का नाम एक कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इस वीडियो को आपके मित्रों तक आगे व्हाट्सएप पे भी शेयर कीजिएगा। विद्यार्थियों अगला पेपर कौन से विषय का चाहिए आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, आपके लिए वो पेपर मैं लेके आऊँगा। तो मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए आपके अपने सर उदय सर को दीजिएगा आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद।